टीवी जो मुद्दा दिखाता है ना, उस मुद्दे पे वोट मत कीजिए। और टीवी जिसको प्लेयर बताता है ना, उस प्लेयर को प्लेयर मत समझिए। यह आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप अपने अपनों को खो रहे थे, और जान गंवाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो एक भी कैमरा नहीं आया था। क्या दोस्त, चुनाव नहीं होता तो बडगाम आते क्या? चुनाव है तभी ना आए हैं। मामला टीआरपी का है, तो टीआरपी देता कौन? और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को, उनके साथ कैसा बर्ताव करती है, ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ के एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। आपको एक संदेशा देना पड़ेगा इस देश की सत्ता को, इस देश को, कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे, और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को, उनके साथ कैसा बर्ताव करती है, ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है। बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है। आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात जीता जाए, तो फिर जिग्नेश भाई को ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई आप बूथ मैनेजमेंट की चिंता मत करो, हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो। नोट से क्या क्या खरीद सकते हो? नोट से वही खरीद सकते हो ना जो बिकने वाला माल होगा। बडगाम की जनता बिकने वाली नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि गुजरात जीते, तो जिग्नेश भाई को और भी जगह जाना पड़ेगा ना। जिग्नेश भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और भी नौजवान हैं जिग्नेश की तरह, जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत
जो हम लोगों को पता है वो गुजरात की हर विधानसभा की जनता को बताया जाए? तो ये चुनाव जिग्नेश भाई लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे ना। तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, लड़ाई जब होती है ना न्याय की, अन्याय के खिलाफ, तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वो लड़ाई जब होती है तो आर पार की होती है ना। अगर आप मोर्चे पे खड़े हैं और मन में दुविधा हो जाए, ये करें कि वो करें, तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए, शुरू होने से पहले ही हार हो गई। आपके मन में भी कोई दुविधा है? मन में दुविधा मत रखिए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली रहता हूं और हमारी यात्रा अभी हैदराबाद से गुजरी है। मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूं। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बडगाम की जनता समझदार तो है। तो आप इशारा समझ रहे हैं ना। मन में अगर दुविधा हो, सड़क पार कर रहे हो या नदी पार कर रहे हो, अगर सड़क पार करते हुए दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो जाए तो नाव डूब जाती है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा, वही होगा जो आप तय करेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं अपना अनुभव आपसे कहता हूं। कुछ नौजवान हमारे पास आए और बोले कि देखिए आपकी बात तो हमको ठीक लगती है, लेकिन हमको ये लगता है कि आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम बोले एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जादू है कि आप वोट हमको दीजिएगा और जीत कोई और जाएगा? ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस देश की संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा अधिकार आपके हाथ में दिया है, उस अधिकार की ही ताकत है कि मोदी जी का फोटो आगे करके सारा लुटेरा उनके पीछे खड़ा हो गया है लाइन लगा करके, और कहता क्या है, मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे? भतीजा के लिए, अमित शाह के धिकरा के लिए? ऐसा थोड़ी है कि इस भाजपा में सब मोदी जी की तरह है। सबके बाल बच्चे हैं, सब चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो है वो मंत्री बना हुआ है, मंत्री का बच्चा मंत्री बना हुआ है। आपके हाथ में ही वो ताकत है कि 5 साल नेता भले नजर नहीं आए, 5 साल नेता भले आपकी गलियों में ना भटके, लेकिन चुनाव के 15 दिन सारा हेलीकॉप्टर आपके गांव में आके उतर जाता है। यह आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप अपने अपनों को खो रहे थे, और जान गंवाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो एक भी कैमरा नहीं आया था। क्या दोस्त, चुनाव नहीं होता तो बडगाम आते क्या? चुनाव है तभी ना आए हैं। मामला टीआरपी का है, तो टीआरपी देता कौन है? ये टीआरपी कौन देता है? ये आप देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिसके जुल्म से आप परेशान हैं, उसको ताकत आपने ही दी है, उसको शहद आपने ही चटाया है। उसको अगर आप शहद नहीं चटाए होते तो आज आपका खून पीना नहीं शुरू करता है। यह बात आप समझ लीजिए कि संविधान ने यह ताकत दे दी कि टोपी वाला का वोट भी एक होगा और टिक्का वाला का भी वोट एक होगा, फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाले का भी वोट एक, हेलीकॉप्टर पे चढ़ने वाला का भी वोट एक, और हमारे जैसे फुटपाथ पर चलने वाला का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक, पुरुष का भी वोट एक, अमीर का भी वोट एक, अंबानी जी का भी वोट एक, और उनके ड्राइवर का वोट भी एक। ये जो वोट की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती तो आप देखते रंग
राजा राजवाड़े की बात करते हैं, जिसके ऊपर राजकुमार होने का आरोप लगाते थे, वो रोज 25 किलोमीटर देश की सड़कों पर पैदल चलता है। और जिसके ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा, वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, ये हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 में की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया। और इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा, तो वो मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई, समाधान भी वहीं मिलेगा ना। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण होगा जब हम आंख बंद करके बिना सोचे कि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक व्यक्ति को एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात को पुनर्स्थापित करने की है कि गुजरात गांधी और पटेल का था, है और रहेगा, इस बात को साबित करने की जरूरत है। और क्या कहते थे गांधी? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। और आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने गुजरात की एक खूबसूरत चीज देखी। हर गांव के बाहर एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे में पंछी आकर के दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आप तो गुजराती लोग हैं साहब, बेजान पक्षियों को दाना और पानी देते हैं। देश दाना और पानी के लिए मोहताज हो रहा है। आपसे आग्रह करते हैं कि आप देश को भी दाना और पानी दीजिए। आप अगर फैसला लेंगे और बिना दुविधा के लेंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। आप पूरे देश को यह मैसेज दे सकते हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार धर्म के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के उसके पहचान के आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसके आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, इस पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मौलवी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस बात पे हुआ है कि जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके दिल्ली चले गए, अब दिल्ली से चले गए हैं विदेश घूमने के लिए, तो गुजरात को कौन देखेगा। गुजरात में आपने पहले भी गांधी और पटेल पैदा किया था, आज भी आपके बीच में ऐसे नौजवान हैं जो उन सपनों को साकार कर सकते हैं। उन नौजवानों को आशीर्वाद देने की जरूरत है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी से गुजरात नहीं है, ये संदेशा आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया और आप हमको फुटबॉल बना के छोड़ दिए हैं।
एक जर्नलिस्ट बोला कि आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। हम बोले देखिए अभी तो हमको बहुमत नहीं मिला है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जो है नाम भी तय कर लेंगे, लेकिन जिसको आशीर्वाद मिल रहा है उससे जरा पूछ के बताइए कि वो अगला बार मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। भूपेंद्र पटेल साहब सो रहे थे, आप वीडियो देख लीजिएगा, उनको नींद आ रही थी, ऊँघ रहे थे वो, उनको मालूम ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। और रूपानी साहब को मालूम ही नहीं था कि उनको एमएलए का भी टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ये कौन तय कर रहा है? पहले आनंदीबेन पटेल साहिबा थी, फिर रूपानी साहब आए, फिर भूपेंद्र पटेल आ गए। कल को क्या गारंटी है कि कौन होगा? जैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए नियम बदल गया तो हो सकता है कि जैसा ही हो, नहीं हो सकता है। और ये सबको मालूम है। मैं बाहर से आया हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा साहब, अभी आया हूं चला जाऊंगा। मैं तो अपना प्रेम, अपनी एकता और अपनी निष्ठा आपके साथ जो है वो दिखाने के लिए आया हूं। लेकिन आप तो यहां रहते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। तो ये लड़ाई अब नोट और वोट के अधिकार के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई अब वो जो सत्ता अभिमान में और गुरूर में चूर है उसके बीच और बडगाम की जनता का जो सच है उसके बीच में है। ये लड़ाई नोटों के दम पे खरीदे गए लोग और अपने ईमान से जिंदा लोगों के बीच में है। अगर आप जिंदा हैं तो ये लड़ाई आप हर हाल में जीते थे, जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ एक आखिरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के अंदर एक गंभीर परिस्थिति है। गंभीर परिस्थिति यह है कि हर किसी का असली मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि गुजरात में बिजली बिल सबसे ज्यादा वसूला जाता है। गुजरात की हालत यह है कि किसानों को उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। गुजरात की हालत यह है कि मनरेगा की बात जिग्नेश कर रहे थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि टीवी जो मुद्दा दिखाता है ना, उस मुद्दे पे वोट मत कीजिए। और टीवी जिसको प्लेयर बताता है ना, उस प्लेयर को प्लेयर मत समझिए। आंख बंद करके सोचिए कि आपका मुद्दा क्या है। और आपको यदि लगता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि सिरिंज से कोई खून हमारा निकाल रहा हो, ज्यों-ज्यों मीटर बढ़ता है त्यों-त्यों धड़कन तेज होती है। अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप महंगाई के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो आप बेकारी के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप किसान हैं और आपको आपके फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो है, और आपको ये महसूस होता है कि इस देश के भीतर जब किसी बलात्कारी की संस्कार की व्याख्या की जाएगी, जब आपको लगता है कोई घटना सुन करके कि प्रेम के नाम पे किस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया जाता है, आपको अगर लगता है, जब आप सड़क पे चलते हैं और सुरक्षा अगर महसूस होती है तो आप नारी के न्याय के लिए वोट कीजिए, महिला सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। अगर आप नौजवान हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपका पिताजी गृह मंत्री नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने कैरियर के लिए वोट कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए वोट कीजिए। यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।